तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे साइमन आयोग की। साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, और भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत आज की जो कक्षा है उसमें हम साइमन आयोग, एक महत्वपूर्ण कमीशन, उसके बारे में हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास आज की रहने वाली है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिए। सभी भर्ती परीक्षाओं में काम आने वाला टॉपिक जो भारत का संवैधानिक विकास है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि जो साइमन आयोग था वो 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। यानी कि जो साइमन आयोग था ये क्या था? ये 7 ब्रिटिश सांसद थे और 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। यानी कि जो साइमन कमीशन था वो क्या था? एक 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, यानी आयोग जिसको हम कहते हैं, तो उनका एक समूह था। और इसका जो गठन था, यदि हम इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार जो थी उसने इसका गठन किया था। यानी कि किसने गठन किया? ब्रिटिश सरकार ने इसका गठन किया था। किसका? जो साइमन आयोग था, ये 7 ब्रिटिश सांसदों का एक क्या था? समूह था। और ब्रिटिश सरकार ने इसका जो गठन किया था वो 8 नवंबर 1927 को किया था। अब आपको हम बता दें कि ये जो 7 ब्रिटिश सांसद थे ये कौन कौन थे, इनकी हम आपको चर्चा कर लेते हैं कि जो 7 सांसद थे, क्योंकि अक्सर जो वीडियो होते हैं उनमें सांसदों का नाम नहीं बताया जाता है, तो हम आपको बता दें कि जो ये 7 सदस्य थे, यानी जो 7 ब्रिटिश सांसद थे, उन सांसदों का नाम क्या था, यानी कि जिनको हम आयोग का सदस्य कहते हैं। अब आयोग था, साइमन कमीशन है, साइमन आयोग। अब उस आयोग के जो सदस्य थे वो कौन थे? वो 7 ब्रिटिश सांसद थे। और जो 7 ब्रिटिश सांसद थे वो उनका नाम क्या क्या था? तो देखो, एक थे इसमें शामिल सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। अब सर जॉन साइमन जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। ये क्या थे? इसके अध्यक्ष, क्योंकि इसी के नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। तो सर जॉन साइमन जो थे वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। दूसरे थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ये सदस्य थे। एक थे हैरी लेवी लॉसन। हैरी लेवी लॉसन ये भी इसके सदस्य थे। और एक थे एडवर्ड कैडोगन। एडवर्ड कैडोगन। और एक थे वर्नोन हार्टशॉर्न। वर्नोन हार्टशॉर्न। और एक सदस्य थे इसके जॉर्ज लैन फॉक्स। जॉर्ज लॉन फॉक्स ये। और एक थे डोनाल्ड हॉवर्ड। एक कौन थे? डोनाल्ड हॉवर्ड। डोनाल्ड हॉवर्ड। तो इस प्रकार से ये इसके 7 सदस्य थे। यानी जो साइमन आयोग था, साइमन कमीशन जो था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने इसका गठन किया था। और इसमें 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। यानी कि ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं 7 के 7 क्या थे? ये सांसद थे। और इन 7 को मिलाकर जो आयोग बनाया गया उसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। और सर जॉन साइमन जो थे, अध्यक्ष होने के कारण इस आयोग का नाम क्या रख दिया गया? साइमन आयोग या साइमन कमीशन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो इसका। इसके जो 7 सदस्य थे वो कौन कौन थे? सर जॉन साइमन थे, और क्लीमेंट एटली थे, हैरी लेवी लॉसन थे, एडवर्ड कैडोगन थे, और वर्नोन हार्टशॉर्न थे, और जॉर्ज लैन फॉक्स थे, और एक डोनाल्ड हॉवर्ड थे। ये 7 के 7 इस आयोग में सदस्य थे। जॉन साइमन को अध्यक्ष बनाया गया था, जिनके नाम पर इस आयोग का नाम साइमन आयोग पड़ा। इसके बाद साथियों, हम बात करते हैं साइमन आयोग के बारे में, आगे बढ़ते हैं। और आगे जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये साइमन आयोग था, इसका जो गठन था वो क्यों किया गया था, अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण कक्षा, हर परीक्षा में महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साइमन आयोग से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये साइमन आयोग था
इसका जो गठन किया गया था वो संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका जो गठन किया गया था वो किसके लिए किया गया था? वो संवैधानिक सुधारों के लिए। किसके लिए किया गया था? संवैधानिक सुधारों के लिए। और संवैधानिक सुधार कहाँ होने थे? ब्रिटिश भारत में। कहाँ होने थे? ब्रिटिश भारत में सुधार होने थे। तो संवैधानिक सुधारों के लिए इसका गठन किया गया था। दूसरा, इसका जो गठन का जो मेन उद्देश्य था वो ये भी था कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, भारत शासन अधिनियम 1919, उस 1919 का जो अधिनियम था उसके बारे में जांच पड़ताल करना, उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि 1919 का जो अधिनियम है वो भारत में किस प्रकार से प्रभावी है, यानी कि उसका किस प्रकार से उसको लागू किया गया है और क्या उसके बारे में रिपोर्ट है। वो सारे चीज़ों के अध्ययन के लिए साइमन आयोग का गठन किया गया था। आप जो 1919 का जो अधिनियम था जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसी को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है इसको, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं इसको, 1919 के अधिनियम को। तो ब्रिटिश सरकार ये जानना चाहती थी कि जो 1919 का अधिनियम था जो बनाया गया था वो किस प्रकार से भारत में लागू है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसका अध्ययन करने के लिए और भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए साइमन आयोग का गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो साइमन आयोग था वो भारत में कब आया। भारत में 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। कौन? साइमन कमीशन जो था, साइमन आयोग जो था वो 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। और भारतीय जो आंदोलनकारी थे, भारत में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने इसका विरोध किया। जो आंदोलनकारी थे उन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया। अब विरोध क्यों किया? विरोध का कारण क्या था? क्योंकि इसके सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज़ थे। इस कारण से इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। भारत में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने इसका पूरी तरह से क्या था? विरोध किया था। और इसी विरोध में उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी। यानी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब भारत में आया तो फिर भारत में जो आंदोलनकारी थे, भारतीय लोग जो थे, उन्होंने क्या किया? साइमन कमीशन का विरोध किया, पुरजोर तरीके से विरोध किया। और इस विरोध में उनके साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी थे। आंदोलनकारियों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। साइमन वापस जाओ, ये नारा पूछा जाता है कि आंदोलनकारियों ने कौन सा नारा लगाया? तो साइमन वापस जाओ। जब विरोध कर रहे थे भारत में साइमन कमीशन का तो आंदोलनकारियों ने कौन सा नारा लगाया था? साइमन वापस जाओ। ये आपको महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है कि साइमन वापस जाओ का नारा आंदोलनकारियों ने साइमन आयोग के विरोध में लगाया था। और इसके साथ जो मुख्य, अब साइमन कमीशन जो था, साइमन जो आयोग था, उसके जो सुझाव थे वो क्या क्या थे, अब उनके बारे में जान लेते हैं हम। कि भारत में साइमन आयोग आ तो गया 3 फरवरी 1928 को, जिसका गठन 1927 में हुआ था, वो 3 फरवरी 1928 को भारत में आ गया और उसका विरोध हुआ भारत में। लेकिन अब साइमन कमीशन ने सुझाव क्या क्या दिए, जो उन्होंने अपने रिपोर्ट दी, अर्थात सुझाव जो थे वो उन्होंने क्या क्या दिए कि भाई अब ब्रिटिश भारत में क्या होना चाहिए, किस प्रकार से संवैधानिक सुधार होने चाहिए, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश में एक संघ की स्थापना हो, यानी भारत में एक संघ की स्थापना हो, भारत में एक संघ की स्थापना हो। एक तो ये क्या होनी चाहिए, भारत में संघ की स्थापना जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें भी शामिल होनी चाहिए, यानी जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें, देशी रियासतें ये भी क्या होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। अर्थात एक ऐसे संघ की स्थापना होनी चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें भी क्या हों, शामिल हों। साथ ही उन्होंने कहा कि
एक केंद्र में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना हो, यानी कि केंद्र में एक उत्तरदायी शासन की क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, कि भारत में केंद्र में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। साथ में उन्होंने एक भी कहा, ये भी सुझाव दिया कि जो वायसराय और प्रांतीय गवर्नर हैं उनको विशेष शक्ति दी जाए, यानी वायसराय और जो प्रांतीय गवर्नर हैं, यानी प्रांतों के जो गवर्नर हैं, प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्ति दी जानी चाहिए, विशेष शक्ति दी जाए, ऐसा भी उन्होंने क्या दिया, सुझाव दिया। साथ में ही उन्होंने कहा कि एक लचीले संविधान का निर्माण हो, एक लचीले संविधान का निर्माण होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, एक तो भारत में जो एक संघ की स्थापना हो, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें ये होना चाहिए कि देशी रियासतें और ब्रिटिश जो भारतीय प्रांत हैं वो भी इसमें शामिल होनी चाहिए। साथ में ही उन्होंने कहा केंद्र में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो और वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्ति दी जाए। साथ ही एक लचीले संविधान का निर्माण होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसको समाप्त कर दिया जाए और उन्हें स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए, यानी कि जो केंद्र में द्वैध शासन की समाप्ति हो और क्या होना चाहिए, उन्हें स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए, यानी कि द्वैध शासन की समाप्ति हो और उन्हें स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए, ये उन्होंने सुझाव दिया। इसके अलावा राज्य सरकारों का विस्तार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों में सरकारों का विस्तार होना चाहिए, सरकारों का क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। और सशक्त संघ की स्थापना हमने आपको बता ही दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए, यानी कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जारी रखी जाए। किसने कहा, साइमन कमीशन ने ये कह दिया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है वो भी क्या रखी जानी चाहिए, जारी रखी जानी चाहिए। तो ये सुझाव साइमन कमीशन ने दिए थे कि भारत में एक मजबूत संघ की स्थापना होनी चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें भी शामिल हों। साथ में केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था होनी चाहिए, वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्ति दी जानी चाहिए, एक लचीले संविधान का निर्माण होना चाहिए, केंद्र में द्वैध शासन की समाप्ति हो और स्वायत्तता प्रदान की जाए, राज्य में जो सरकारें हैं उनका विस्तार होना चाहिए, साथ ही जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उस व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए। ये सुझाव किसने दिए, जो साइमन आयोग था उन्होंने ये सुझाव दिए थे। अब साथियों, इस सब का साइमन आयोग जो था उसका विरोध तो हो ही रहा था भारत में, और साइमन आयोग का जो विरोध हो रहा था उसकी एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु। चर्चा कर लेते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु के बारे में और साइमन आयोग का विरोध। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे हम। तो एक दिन याद रखना है आपको, वो दिन था 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928 को हुआ क्या था कि जो साइमन आयोग था, साइमन आयोग पहुंचता है लाहौर। साइमन आयोग कहाँ पहुंचता है, लाहौर पहुंचा। अब लाहौर क्यों पहुंचा ये, क्योंकि इसको संवैधानिक सुधारों की एक समीक्षा करनी थी और एक रिपोर्ट पेश करनी थी। ठीक है, तो लाहौर क्यों पहुंचा, यानी कि जो संवैधानिक सुधार थे उनकी समीक्षा करनी थी और साथ में ही एक रिपोर्ट एक प्रस्तुत करनी थी उनको, इसलिए वो कहाँ पहुंचा, लाहौर पहुंच जाता है। अब जब लाहौर पहुंचा तो लाहौर में भी लोग क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। और विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि इसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सातों के सातों सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे, वो सारे के सारे ब्रिटिश सांसद थे, तो इसलिए उनका विरोध हो रहा था। अब लाहौर में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस विरोध प्रदर्शन का जो नेतृत्व था वो नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय कर रहे थे।
और लाला लाजपत राय के साथ साथ उसके जो साथी थे वो सब विरोध कर रहे थे। नौजवान भारत सभा के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी साइमन का विरोध किया था। तो अब वो जहाँ विरोध कर रहे थे वहाँ बहुत ज़्यादा क्या हो गई, भीड़ हो गई थी। और वहीं से निकलना था कमीशन के सदस्यों को, जो ये साइमन आयोग था इसको वहाँ से उस रास्ते से निकलना था। वहाँ बहुत ज़्यादा क्या हो गई, भीड़ हो गई। तो जो लाहौर के पुलिस अधीक्षक थे इस्कोट, यानी कि लाहौर के जो पुलिस अधीक्षक थे, कौन, इस्कोट, उस पुलिस अधीक्षक ने क्या कर दिया, लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। किसका आदेश दे दिया, लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। किस पर, क्रांतिकारियों पर, आंदोलनकारियों पर। यानी कि जहां विरोध हो रहा था वहां भीड़ ज़्यादा थी और साइमन आयोग के सदस्यों को वहां से निकलना था। तो इसलिए उस भीड़ को इधर उधर करने के लिए पुलिस अधीक्षक जो थे लाहौर के इस्कोट, उन्होंने लाठीचार्ज का क्या दे दिया, आदेश दे दिया कि इन आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया जाए। जब लाठीचार्ज का आदेश दिया और उसी समय जो पुलिस उपाधीक्षक थे, कौन थे, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक थे उस समय सैंडर्स। कौन थे, सैंडर्स। तो जैसे ही आदेश हुआ तो सैंडर्स जो था ये जनता पर टूट पड़ा, ये जनता पर टूट पड़ा। अब जैसे ही ये जनता पर टूटा इन्होंने लाठियां बरसानी शुरू की और भगत सिंह और उनके साथियों ने जब अत्याचार देखा, लेकिन जो लाला लाजपत राय जी थे उन्होंने सबको कहा कि भाई शांत रहो। किसने शांत करा दिया, लाला लाजपत राय ने सबको शांत करा दिया। तो लाहौर का जो आकाश यानी ब्रिटिश सरकार विरोधी नारों से गूंज रहा था और प्रदर्शनकारियों के सिर फूट रहे थे, क्योंकि पुलिस क्या कर रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी। सैंडर्स जो था वो बुरी तरह से लाठीचार्ज कर रहा था और जो आंदोलनकारी थे भगत सिंह थे और उनके साथी जो थे उन्होंने अत्याचार देखा नहीं जा रहा था, लेकिन लाला लाजपत राय ने क्या कर दिया, शांत रहने के लिए उनको बोल दिया। अब आंदोलनकारी विरोध करते जा रहे थे और साइमन गो बैक के नारे लगाते जा रहे थे। पुलिस लाठीचार्ज करती जा रही थी, प्रदर्शनकारियों के सिर फूट रहे थे। तो इतने में जो इस्कोट था वो स्वयं लाठी से लाला लाजपत राय को निर्दयता से पीटने लगा। किसने पीटा, इस्कोट ने। इस्कोट ने लाला लाजपत राय को पीटा। यानी जो पुलिस अधीक्षक था इस्कोट, उन्होंने किसको पीटा, लाला लाजपत राय को बुरी तरह से निर्दयता से पीटा। तो लाला लाजपत राय जो थे वो क्या हो गए, घायल हो गए। क्या हो गए, लाला लाजपत राय घायल हो गए। और अंत में जब वो घायल हो गए तो उन्होंने उस सभा में ये कहा था कि एक आपको विशेष ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि मेरे शरीर पर बरसी हर एक लाठी अंग्रेज़ों की ताबूत में कील बनेगी। किसने कहा, लाला लाजपत राय ने अंतिम समय में कहा कि मेरे शरीर पर बरसी हर एक लाठी अंग्रेज़ों की ताबूत में क्या बनेगी, कील बनेगी, ऐसा उन्होंने कहा। और जब वो घायल हुए तो उसके 18 दिन बाद, कितने, 18 दिन बाद, यानी कि 17 नवंबर 1928 को, 17 नवंबर 1928 को जो लाला लाजपत राय थे वो स्वर्गलोक को सिधार गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। जब वो घायल हुए तो 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब भगत सिंह और उनके जो मित्र क्रांतिकारी थे उनकी दृष्टि में ये राष्ट्र का अपमान हो गया। क्रांतिकारियों ने सोचा कि हमारा जो नेता था, जो हमारा नेतृत्व कर रहा था, लाला लाजपत राय जो थे वो दुनिया से चले गए, ये हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अब इसका बदला लेना है। और इसका बदला कैसे लिया जा सकता, उन्होंने कहा कि भाई खून का बदला खून। उनके दिलो दिमाग में ये बात घूमने लगी कि खून का बदला किससे लिया जाएगा, खून से ही लिया जाएगा। तो अगर ऐसा करेंगे, इस सिद्धांत पर अब चलेंगे, तो ही जो ये हमारा अपमान हुआ, जो राष्ट्र का अपमान हुआ है, इसका बदला लिया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण तिथि आपको याद रखनी है। दिन था 10 दिसंबर 1928। 10 दिसंबर 1928 महत्वपूर्ण दिन था बहुत। इस रात बहुत निर्णायक फैसले हुए। इस रात को क्या हुए, निर्णायक फैसला हुआ। और निर्णायक फैसला कैसा हुआ कि भगत सिंह, चंद्रशेखर, आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, यानी कि
भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल, दुर्गा भाभी, जयगोपाल और दुर्गा भाभी, ये सभी क्रांतिकारी थे। तो ये सारे के सारे एकत्रित हुए, ये सारे के सारे क्या हुए, एकत्रित हुए। तो भगत सिंह ने कहा कि मैं उसे मारूंगा। जो भगत सिंह थे उन्होंने कहा कि जो मेरे हाथों से वो मरेगा, मेरे हाथों से मरेगा, उसने ऐसा कहा। और जो आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल सहित जो भगत सिंह थे उनको ये काम सौंप दिया गया। यानी भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल थे, इनको ये काम सौंप दिया कि तुमको किसको मारना है, तुमको जो पुलिस अधीक्षक है उसको मारना है। अब आगे क्या हुआ कि 17 दिसंबर 1928, बात कब की है, 17 दिसंबर 1928 को जो उपाधीक्षक सैंडर्स थे, यानी पुलिस उपाधीक्षक, कौन, सैंडर्स, अधीक्षक तो कौन थे, स्कॉट थे, और उपाधीक्षक कौन थे, सैंडर्स। तो 17 दिसंबर 1928 को जब पुलिस उपाधीक्षक सैंडर्स दफ्तर से बाहर निकला तो उसे ही स्कॉट समझ लिया। इसको ही क्या समझ लिया क्रांतिकारियों ने, स्कॉट समझ लिया। यानी कि जो क्रांतिकारियों को काम सौंपा गया इसे मारने का, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल थे, उनको जब काम सौंपा गया मारने का इसको, तो क्या हुआ कि 17 दिसंबर 1928 को पुलिस उपाधीक्षक जो सैंडर्स थे वो बाहर निकले, दफ्तर से, ऑफिस से बाहर निकले। तो इन्होंने स्कॉट समझ लिया सैंडर्स को ही, और इस पर उन्होंने गोली चला दी, राजगुरु ने गोली चला दी। इस सैंडर्स पर किसने गोली चला दी, राजगुरु ने क्या चला दी, गोली चला दी। कौन समझकर, स्कॉट समझ करके राजगुरु से गोली चला दी। और भगत सिंह ने भी फिर उस पर, उसके सिर पर गोलियां मारी। साथ में जो भगत सिंह थे उन्होंने भी क्या कर दी, इसके सिर पर गोली मार दी। ठीक है, अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी इस घटना से कांप उठी। और अगले दिन एक इश्तेहार बांटा गया, यानी कि पंपलेट बांटे गए कि लाहौर की दीवारों पर चिपका दिया गया और लिखा था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने लाला लाजपत राय की जो हत्या है उसका प्रतिशोध ले लिया है। अर्थात ऐसे पंपलेट चिपका दिए गए। अब जो साहिब बने भगत सिंह गोद में बच्चा उठाए वीरांगना दुर्गा भाभी के साथ कोलकाता मेल में जा बैठे। यानी भगत सिंह जो थे वो दुर्गा भाभी के साथ जाकर, यानी जो दुर्गा भाभी थी, यानी घटना को अंजाम दिया और दुर्गा भाभी के साथ किसमें, वो कलकत्ता मेल में जाकर, यानी रेल में जाकर के बैठ गए। और राजगुरु जो थे वो नौकरों के डिब्बे में तथा साधु बने आज़ाद किसी अन्य डिब्बे में जा बैठे। यानी कि हुआ क्या कि जो भगत सिंह था, कौन था, भगत सिंह, जो क्या बना हुआ था, साहिब बना हुआ था। ये तो दुर्गा भाभी के साथ रेल में बैठ गए। दूसरी तरफ जो राजगुरु थे, राजगुरु वो नौकरों के साथ, किसमें, नौकरों के साथ डिब्बे में बैठ गए। यानी नौकरों के जो डिब्बे थे, नौकरों के डिब्बे हुआ करते थे ट्रेन में, उसमें बैठ गए। और जो आज़ाद थे वो साधु बन गए, आज़ाद थे वो साधु बनकर क्या हो गए, दूसरे डिब्बे में जा बैठे। यानी कि ये सारे के सारे वहाँ से फरार हो गए रेल के द्वारा। तो स्वतंत्रता संग्राम के नायक नया इतिहास बनाने आगे निकल गए। यानी कि ये आज़ादी को, लड़ाई को लेकर के कहाँ निकल गए, और आगे निकल गए। अब कलकत्ता में भगत सिंह जो थे वो बहुत सारे क्रांतिकारियों से मिले। जब कलकत्ता पहुँचे तो भगत सिंह क्या थे, बहुत सारे किन से मिले, क्रांतिकारियों से मिले। भगत सिंह कलकत्ता में बहुत सारे क्रांतिकारियों से मिले। यानी कलकत्ता पहुंच गए और कलकत्ता पहुंचकर भगत सिंह बहुत सारे क्रांतिकारियों से मिले। और क्रांतिकारियों से मिले तो भगवती चरण जो थे वहाँ पहले ही पहुँच गए थे। एक थे भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण ये पहले ही कलकत्ता पहुँचे हुए थे। और
इन्होंने वहाँ पर ही क्या बनाया था, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का जो प्लान था ना वो वहीं पर बनाया था। यानी कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का जो प्लान था वो भी वहीं पर बनाया गया था। कोलकाता में ही वो विचार बना था। यानी कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का जो प्लान था वो कहाँ बनाया गया था, तो वो कोलकाता में बनाया गया था। और प्लान तो बना लिया सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का, शीघ्र ही उनको एक अवसर भी मिल गया कि जो केंद्रीय असेंबली थी, ये सेंट्रल असेंबली थी, इसमें 2 बिल पास होने वाले थे। क्या होने वाले थे? 2 बिल जो थे वो पेश होने वाले थे। एक तो था जन सुरक्षा बिल और एक था औद्योगिक विवाद बिल। यानी कि 2 बिल पेश होने वाले थे। कौन कौन से? एक तो था जन सुरक्षा बिल और एक था औद्योगिक विवाद बिल। यानी कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कलकत्ता में क्या बना लिया था, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का प्लान बना लिया। लेकिन फेंकने के लिए उनको एक तुरंत ही उचित अवसर भी मिल गया। कब? जब सेंट्रल असेंबली में 2 बिल पेश होने वाले थे। और 2 बिल कौन कौन से थे? एक तो था जन सुरक्षा बिल और एक था औद्योगिक विवाद बिल। ये पेश होने वाले थे। अब जैसे ही ये बिल जो थे, ये बिल पेश होने वाले थे, तो इनका उद्देश्य क्या था? इन दोनों बिलों का उद्देश्य क्या था? इन दोनों बिलों का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि जो भारत में युवक आंदोलन हो रहे हैं, ये युवक जो हैं क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इनको कुचलना और मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित रखना। यानी कि उद्देश्य क्या था इन दोनों बिलों का? इनका उद्देश्य ये था, एक तो जो क्रांतिकारी युवा उनको कुचलना। दूसरा, मजदूर जो थे, मजदूरों से हड़ताल का अधिकार छीनना, कि अब मजदूर हड़ताल नहीं कर सकेंगे। ये उनका उद्देश्य था उन दोनों बिलों का। जो जन सुरक्षा बिल था और औद्योगिक विवाद बिल था, उनका उद्देश्य ये था कि जो देश में क्रांतिकारी युवा जो क्रांति कर रहे हैं, इनको कुचला जाए और मजदूरों से हड़ताल का अधिकार वापस छीना जाए। कि इनको हड़ताल करने का क्या नहीं होना चाहिए? अधिकार नहीं होना चाहिए। तो भगत सिंह और आज़ाद जो थे, उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों की बैठक में एक फैसला लिया। यानी कि जब ये बिल पेश होने को थे और इनका उद्देश्य जब पता लगा, तो भगत सिंह और आज़ाद, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है अपना और विस्तार से आपको बता रहे हैं। देखिए, जब ये बिल पेश होने वाले थे तो भगत सिंह और आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की बैठक में एक फैसला लिया गया। और वो जो फैसला था, वो फैसला ये लिया गया कि जिस समय वायसराय, यानी कि फैसला क्या लिया गया कि जिस समय जो वायसराय हैं वो असेंबली में इन दोनों प्रस्तावों को कानून बनाने की घोषणा करेंगे, तभी बम धमाका कर दिया जाए। ऐसा फैसला ये था कि जिस समय वायसराय असेंबली में प्रस्ताव को कानून बनाने की घोषणा करेंगे, उसी समय असेंबली में बम फेंक दिया जाए। क्या फेंकना है? बम फेंक दिया जाए। ऐसा फैसला लिया गया। एक क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भगत सिंह और आज़ाद ने यह फैसला लिया कि जिस समय वायसराय जो हैं वो असेंबली में प्रस्ताव को कानून बनाने की घोषणा करेंगे, उसी समय असेंबली में क्या फेंक दिया जाएगा? बम फेंक दिया जाएगा। और इसके लिए बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा को चुना गया। महत्वपूर्ण बात कि बम फेंकने के लिए किन किन को चुना गया? एक तो बटुकेश्वर दत्त और एक थे विजय कुमार सिन्हा। इनको चुना गया किस लिए? कि असेंबली में बम फेंकने के लिए। ठीक है। किंतु बाद में क्या हुआ कि भगत सिंह ने एक कार्य स्वयं करने का निर्णय ले लिया। यानी जो ये काम था, बाद में क्या किया? भगत सिंह ने
स्वयं करने का, यानी विजय कुमार सिन्हा की जगह किसको, भगत सिंह ने खुद ने निर्णय ले लिया कि भाई बटुकेश्वर दत्त के साथ मैं बम फेंकूंगा, इस काम को मैं अंजाम दूंगा। ऐसा निर्णय भगत सिंह ने ले लिया था। तो ठीक उसी समय जब वायसराय जो थे वो जन विरोधी और भारत विरोधी प्रस्तावों को कानून बनाने की घोषणा करने के लिए उठे, जैसे ही उठे तो दत्त और भगत सिंह भी खड़े हो गए। ये दोनों, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ये दोनों भी खड़े हो गए। और पहला बम भगत सिंह ने और दूसरा बम फेंका बटुकेश्वर दत्त ने। याद रखिएगा, पहला बम तो किसने फेंका, भगत सिंह ने फेंका, और दूसरा बम फेंका बटुकेश्वर दत्त ने। पहला बम फेंका भगत सिंह ने और दूसरा बम फेंका बटुकेश्वर दत्त ने फेंका। और नारा लगा दिया इंकलाब जिंदाबाद। कौन सा नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसा नारा लगाते हुए और वो बम सेंट्रल असेंबली में जो वायसराय थे उनके ऊपर फेंक दिया। अब एकदम से खलबली मच गई, वो तो तुरंत कि भाई ये क्या हो गया। तो जो जॉर्ज सुस्टर थे वो अपनी मेज़ के नीचे छिप गया था, और सार्जेंट टेरी इतना भयभीत हो गया था कि वो इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाया। यानी कि जो अंग्रेज़ थे ना वो डर गए थे, और जो अंग्रेज़ थे, जो सार्जेंट टेरी था, वो इतना डरा कि इन दोनों को गिरफ्तार भी नहीं कर पाया था। और दत्त और भगत सिंह चाहे तो आसानी से भाग सकते थे, ये दोनों क्या कर सकते थे, आसानी से भाग सकते थे, लेकिन वो मर्जी से गिरफ्तार हो गए, बंदी बन गए। उन्हें दिल्ली की जेल में रखा गया, वहीं मुकदमा भी चला। इन दोनों को कहाँ रखा गया, दिल्ली की जेल में रखा गया। दिल्ली की जो जेल थी उसमें इन दोनों को रखा गया, जहाँ पर इन पर मुकदमा चला। यानी ये भागे नहीं वहाँ से बम फेंक करके, उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी दे दी, अर्थात स्वयं बंदी बन गए। इसके बाद दोनों को लाहौर लाया गया। इनको कहाँ लाया गया, लाहौर लाया गया। और भगत सिंह को मियाँ वाली जेल में रखा गया। जो भगत सिंह थे इनको तो किस में रखा गया, मियाँ वाली जेल में भगत सिंह को रखा गया। अब लाहौर में सैंडर्स की हत्या, असेंबली में बम धमाका, ये सब मामले चले, और बाद में जो ट्रिब्यूनल का जो फैसला था वो जेल में पहुंचा, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी, कमलनाथ तिवारी, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गया प्रसाद, किशोर लाल, महावीर सिंह, इन सबको आजीवन कारावास, और कुंदन लाल को 7 और प्रेम दत्त को 3 साल का कठोर कारावास मिला। इस प्रकार से जो साइमन आयोग था उसका विरोध करते करते बात कहाँ तक जा पहुँची। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद जो कड़े फैसले क्रांतिकारियों ने लिए और क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, वो भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु की फांसी और अन्य क्रांतिकारियों को जो कारावास मिला उसके साथ तो समाप्त नहीं हुए, आगे भी चले। जो क्रांतिकारी घटनाएं वो आगे भी होती रही। इस प्रकार इस साइमन आयोग का आज का हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।